तो सर्कुलर मोशन हम स्टडी कर रहे थे, उसमें से प्रीवियस लेक्चर जो हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर था सर्कुलर मोशन का, उसमें हमने कहाँ पर क्लोज किया हुआ था देखते हैं। पहले हमने पूरी डिटेल्स डिस्कस की थी, उसके बाद एटी एंड एसी का पर्पस बताया था, दोनों का यूज़ क्या है और कैसे एटी या एसी और नेट एक्सेलरेशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, वो डिस्कस किया था। फिर हमने एंगुलर वेरिएबल से स्टार्ट कर दिए थे। हमने एंगुलर वेरिएबल से स्टार्ट किए थे। जैसे लीनियर वेरिएबल होते हैं सारे काइनेमेटिक्स के, वैसे ही काइनेमेटिक्स में एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने एंगुलर वेरिएबल्स में क्या क्या डिस्कस किया था, एंगुलर पोजीशन डिस्कस कर ली थी, एंगुलर पोजीशन के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया था। ये दो चीज़ें हो गई थी, तो एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद थर्ड आता है हमारा क्या, एंगुलर स्पीड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी आल से। तो उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट से आज स्टार्ट करेंगे। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है यार, पहले जैसे हम नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ते थे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें हैं। बस यहाँ पर सारी चीज़ें किसके फॉर्मेट में होंगी, एंगल के फॉर्मेट में होंगी। तो हमें पता था कि नॉर्मली वेलोसिटी कैसे होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी वही रहेगा, क्या डिस्टेंस एंगल में हम डिस्टेंस लेंगे। तो ओमेगा की बात अगर हम करें तो ओमेगा होगा, जैसे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखते थे तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल कवर्ड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये हमारा ओमेगा का फॉर्मूला रह जाएगा, हमारा वेलोसिटी कितना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम होता है, ये इनडायरेक्टली हमें एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो अगर आपको ओमेगा एवरेज चाहिए, मैंने बताया था इस तरीके से ओमेगा एवरेज भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ब्रैकेट भी बना सकते हैं एवरेज को लिखने के लिए। तो अगर हमें एवरेज चाहिए तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ओवर टाइम टेकन। क्लियर। और इवन मैं डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। डेल्टा टी मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कितना टाइम लगा। ये इनडायरेक्टली हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। अब अगर हम यूनिट की बात करें, अच्छा यूनिट से पहले एक और होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद है ना, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। कोई बताए कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। थीटा फंक्शन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे उस बार, डी थीटा बाई डी टी होगी। ये कब यूज करते हैं, व्हेन थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर, व्हेन थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब थीटा ऐसे लिखा हुआ है 3t²। समझ आया। तो क्या कैसे निकालेंगे एंगुलर स्पीड, थीटा को डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें कर चुके हैं, डिस्टेंस में हमने डिफरेंशिएट करके स्पीड निकाली थी। बात कर लेते हैं यूनिट्स की। क्या इनका यूनिट क्या होगा, यूनिट। तो कोई बताए डेल्टा थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या यूनिट होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स। रेडियन। हाँ रेडियन होता है, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। सो यूनिट्स इसके हो जाएंगे रेडियन पर सेकेंड। और हमने और कई चीजें देखी थी, साइकिल साइकिल्स पर सेकंड, रोटेशन, साइकिल्स पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकंड, या साइकिल्स पर सेकेंड और रोटेशन पर सेकेंड। ओके। तो इन सबको थोड़ा सा लिखने के कुछ और अलग अलग टर्म भी होते हैं। कभी अगर वर्ड आ जाए आरपीएस, तो इसका मतलब आप समझ गए, आरपीएस का मतलब क्या है, रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड। तो अगर हमें कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए इसको, तो हमें पता है कि 1 रोटेशन मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियन कवर करते हैं। तो इन केस, क्योंकि फिजिक्स की एक खास बात है कि
किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर हम एक यूनिट सिस्टम फॉलो करते हो तो हमें उसी यूनिट सिस्टम में सारी चीजें रखनी होती है। कभी कभी एक टर्म आ जाता है आरपीएम। आप समझ गए होंगे, अगर आरपीएस मैंने बता दिया तो आरपीएम का मतलब क्या है? Rotations per minute. ओके, सो दीज आर रोटेशन पर मिनट। सो इसका मतलब ये है कि रोटेशन पर मिनट ज्यादा यूज नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि हमें तो एमकेएस सिस्टम लेना होता है ना, सेकंड लेना होता है। तो अगर हमें इससे आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकेंड। 60 seconds. तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं, 1 आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मिनट डिवाइड में है ना, तो हमें मिनट को सेकंड में बदलना है, तो ये हो जाएगा 1/60 आरपीएस। ठीक है, तो हमें अगर 20 आरपीएम दिया हुआ है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1/60 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1/3 आरपीएस। समझ आया सबको? इसमें भी 2 पाई का मल्टीप्लाई करा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड में। कितना, 2 पाई/3 रेडियन पर सेकंड। समझ आया? 2 पाई/3 कितना एंगल है बताओ? 120. 120 डिग्री। इसका मतलब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये 1 सेकंड में, पहले अगर यहाँ था तो ये ऑलमोस्ट 120 डिग्री कवर करता है। समझ आया? 20 आरपीएम का मतलब क्या होगा कि ये 1 सेकंड में कितना, 120 डिग्री कवर करेगा। नेक्स्ट सेकंड में ये यहाँ पहुँच जाएगा और 3 सेकंड में एक सर्किल कंप्लीट कर देगा। तो ये फीलिंग समझ में आई कि ओमेगा का मतलब क्या है यूनिट से? रोटेशन पर मिनट, आरपीएम और आरपीएस में क्या रिलेशन है वो आपको समझना पड़ेगा कि मिनट और सेकंड का सिर्फ डिफरेंस है, और 1/60 का मल्टीप्लाई करके ऐसे आल से 60 का डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओमेगा में किसी को कोई डाउट? एंगुलर वेलोसिटी या फिर अगर फंक्शन दिए, वेरिएबल दिए, तो ओमेगा कैसे निकालना है आप समझ गए। जैसा हम काइनेमेटिक्स में करते थे पूरा वैसा ही हमें करना है। अच्छा, ओमेगा अगर एंगल है तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जैसे हर बार हम प्रीवियस लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो जब भी मैंने एंगुलर पोजीशन दिखाई है तो लीनियर पोजीशन वेक्टर जरूर लिखा है। सबको समझ आया ये? जब भी मैंने थीटा एंगल कवर किया है तो मैंने लीनियर जरूर लिखा है कि लीनियर पोजीशन उसकी कितनी हो गई है। सेम मैंने यहाँ पर जब मैंने उसकी एंगुलर पोजीशन लिखी है तो मैंने उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी लिखा है। क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम साथ में लीनियर चीज़ों को भी देखते जा रहे हैं कि अगर मैं ओमेगा पढ़ रहा हूँ तो मैं ये भी देखते जाऊंगा कि यार लीनियर पैरामीटर्स कैसे निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और से लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे। तो बता, लीनियर स्पीड मतलब ये है कि रेडियस में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर लीनियर स्पीड का मतलब ये है चेंजेस इन इट्स पोजीशन, कि पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr/dt। क्लियर? तो ये बताएगा कि उस पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, डन। और ये r बताएगा कि उस पार्टिकल के पास रेडियल वेलोसिटी कितनी है, ये रेडियस चेंज हो रही है कि नहीं। क्लियर? तो ये एक अलग टाइप की लीनियर वेलोसिटी है जो सिर्फ r के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि यार उसका जो रेडियस है वो कितना चेंज हो रहा है या फिर उसकी जो पोजीशन है वो कितनी चेंज हो रही है। क्लियर? सो एक ऑब्जेक्ट जो कि कर्व में मूव हो रहा है उसके पास दो चीजें हो सकती हैं। उसके पास क्या हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, और उसके पास लीनियर स्पीड हो सकती है। अब अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि अगर मुझे सर्कुलर मोशन करानी है तो बताओ क्या ये dr/dt क्या होगा सर्कुलर मोशन के लिए? बताएं। कोई बताए dr/dt क्या होगा? अरे इसका मीनिंग क्या है, कोई मुझे एक्सप्लेन करे dr/dt का मीनिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ वर्बल वर्ड्स। अगर हम देखें व्हाट डू वी मीन बाय dr/dt? Yeah, so it is Change in r with change in respect to time. radius. Change in radius, here position is radius. Change in radius with respect to time. Time. Clear?
कि रेडियस वेक्टर जो है किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो हमारा स्पीड हो जाएगा। डन। तो हम क्या लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी अगर हमें लिखना है तो हम देखेंगे कि पोजीशन आर वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है और उसको ही हम निकाल देंगे। तो ये एक्चुअली किसी भी कर्ड मोशन के लिए वैलिड है, नॉट ओनली सर्कुलर, किसी भी कर्ड के लिए, फॉर एनी कर्ड मोशन। हम देखेंगे सिर्फ सर्कुलर के लिए, बट ये किसी भी कर्ड मोशन के लिए वैलिड है। मतलब सर्कुलर में आर वेक्टर कैसे लिखते हैं, कोई बताया, अभी प्रीवियस लेक्चर में लिखा था, ये आर है और अगर उसने थीटा कवर किया तो आर वेक्टर कितना बदल जाएगा, आर कॉस थीटा cos theta आई I कैप cap प्लस आर साइन थीटा जे कैप। जे कैप। और मुझे लगता है कॉस थीटा साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना आपको आता है, तो आप वी वेक्टर निकाल देंगे वहां पर। समझ आया, कभी भी वी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये लीनियर वेलोसिटी हुआ कि ये वेक्टर कैसे निकालेंगे हम। तो थर्ड वाला जो था हमारा एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ, वेलोसिटी के बाद अब क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, मैंने कल बताया भी था और ये चीज़ें इनके नेम भी लिखा दिए थे कि इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको याद होगा कैसे निकालते थे एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन ओमेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन टाइम टेकन। समझ आया। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज अल्फा भी बोलते हैं। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन भी अगर आपसे पूछे तब भी क्या लिखेंगे, वही डेल्टा ओमेगा बाई टाइम टेकन और ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम टेकन। किसी को कोई डाउट इसमें। no sir ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। dt ये कब यूज करेंगे, omega function of time function of time दिया हो यस, सो व्हेन ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टाइम। किसी को कोई एक और याद है, एक और फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का तो एक हो जाता है डीवी बाई डी टी। किसी को एक और फॉर्मूला याद है एक्सेलरेशन का किसी दूसरे फंक्शन में। v और dv by dx v dv by dx। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग ये याद रख रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, दूसरा एक और बताएं। ओमेगा और dt dt ओमेगा theta by dv डी ओमेगा डी थीटा, ये कब यूज करेंगे, अरे भाई ये the function of theta दिया हो ओमेगा इज अ Yes. फंक्शन ऑफ थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस वी कैन यूज व्हेन ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, टी, और व्हेन ओमेगा इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया आप लोग को। डन। अच्छा, अब अगर रिवर्स फाइंड करना है, इसका रिवर्स कुछ, रिवर्स मतलब अल्फा गिवन है तो बाकी चीजें तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इन चीजों को, आपको ऑलरेडी पता है कि व्हेन अल्फा इज गिवन, ठीक है, व्हेन अल्फा इज गिवन तो क्या करना होता है, अल्फा को लिख सकते हैं क्या, डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू डी टी, और अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ integrate जाएगा यहाँ से, ओमेगा आ जाएगा। समझ आया। ये कब यूज करते हैं, व्हेन अल्फा इज फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम। तो हम किस तरीके से ओमेगा निकालेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेट करके ओमेगा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे क्या, कि लेट्स से t1 टाइम पर स्पीड क्या है, ओमेगा 1 है, और t2 टाइम पर स्पीड क्या है, ओमेगा 2 है।
और अल्फा का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन यार सिखाया हुआ है आपको। नेक्स्ट, व्हेन अल्फा इज फंक्शन ऑफ थीटा, अगर थीटा का फंक्शन है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। समझ आया? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा और ये आ जाएगा अल्फा इंटू डी थीटा। डन। और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो ओमेगा डी ओमेगा और यहाँ पर अल्फा डी थीटा, क्योंकि जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो ये दो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेंगी कि थीटा 1 होगा, लेट्स से स्पीड थी ओमेगा 1, और जब दूसरा पोजीशन पे पहुंच गया तब स्पीड हो गई कुछ डिफरेंट, और इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि डी ओमेगा क्या आएगा और यहाँ पर आपको पता है कि ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो मैं इंटीग्रेशन पे ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। ये मान के चल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आपको कंसिडरेबली समझ में आ जाएगा। अगर ओमेगा गिवन है तब क्या करेंगे, when omega is function of time, ओमेगा अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो थीटा कैसे निकालेंगे, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा को अलग रख लेंगे और ओमेगा इंटू डी टी को अलग रख लेंगे। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें थीटा पता चल जाएगा कि पोजीशन, एंगुलर पोजीशन क्या क्या है। तो लेट्स से ओमेगा 1 से, सॉरी टाइम है ये, t1 से t2 टाइम पे उसकी पोजीशन रही थीटा 1 से थीटा 2 तक। जो भी पोजीशन होगी इंटीग्रेट करके हम निकाल लेंगे। तो जस्ट मैं ये एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ मतलब है, नहीं, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है जो हमने काइनेमेटिक्स में किया हुआ है। फिर लास्ट, इफ अल्फा इज कांस्टेंट तब क्या होगा, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट, बताएं इसका मतलब क्या है। याद करें जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्या कर सकते थे, वेलोसिटी 0, अरे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते थे, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती। नहीं, ओके, सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, बट फिर भी मैं लिख के रखता हूँ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये था लीनियर, ये है लीनियर। और अगर हम एंगुलर देखें तो एंगुलर में क्या हो जाएगा, v की जगह हो जाएगी फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू u मतलब इनिशियल ओमेगा, तो उसे क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस क्या होगा अल्फा इंटू टी। समझ आया? बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, s की जगह क्या आएगा, थीटा। क्लियर? थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, v मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। याद रखना थीटा का मतलब यहाँ पे है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, वेयर थीटा का मतलब ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जरूरी नहीं कि डेल्टा थीटा ही लिखें, सिर्फ थीटा भी यहाँ पर बताएगा कि कितना एंगल कवर कर लिया। और बहुत ही अच्छी बात है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, रेडियन कितना कवर कर लिया, कितना साइकिल कवर कर लिया, या कितने रोटेशन कर लिए। तो इस टाइप के वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे थीटा से रिलेटेड।
अल्फा क्या है यहाँ पर? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना वो रहेगा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का? सारे जैसे इसके थे, सो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने शायद यूनिट नहीं लिखा, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आई प्रेफर कि आप लोग रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही ज़्यादा फाइंड करें, रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर और साइकिल पर सेकंड स्क्वायर। इट्स बेटर कि आप लोग मोस्ट यूजुअली रेडियन पर सेकंड स्क्वायर सॉल्व करें, काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, अनलेस कि आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं है कि पर्टिकुलर ये चीज़ बताओ। ओके, डिस्टेंस इन nth सेकंड क्या था? एस nth u u plus प्लस 2n minus 1. a by 2 2n माइनस 1। सेम चीज़ यहाँ पर होगा, थीटा इन nth सेकंड मतलब किसी nth सेकंड में एंगल कितना कवर करेगा, तो u मतलब ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो बेसिकली सारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम वहाँ पर यूज़ करते थे वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? गुड। तो ये हमारा था कि काइनेमेटिक्स कैसे सॉल्व करनी है हमें सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स कैसे सॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस की। एक और चीज़ बचती है इसके बाद कि जो लीनियर और एंगुलर है उनमें रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। ओके, लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है वो चीज़ हमें डिस्कस करना है। इसका मतलब ये है कि मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में आपको ये चीज़ थोड़ी सी बताई थी कि सबसे बेसिक वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक वाला, सबसे पहला क्या था बताएं? आर्क। आर्क इज इक्वल टू क्या था? एंगल कवर्ड इनटू रेडियस। ठीक, तो अब मैं मान रहा हूं कि लेट से फॉर अ सर्कुलर मोशन रेडियस नहीं बदल रही है, तो फिर डिफरेंशिएट करने में सिर्फ किसे डिफरेंशिएट करेंगे? एंगल को। रेडियस क्यों नहीं बदल रही है? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्योर सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो फॉर सर्कुलर मोशन क्या होगा? आर विल बी कांस्टेंट। तो आर को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसका मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, सो डिफरेंशिएट ऑफ आर्क मतलब वो लेंथ जो है इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल इनटू रेडियस। ठीक है, तो अभी आराम से समझना है, आर्क मतलब लीनियर लेंथ, लीनियर लेंथ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखिए, एंगल का डिफरेंशिएशन मतलब ओमेगा। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, हम यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं, इससे बहुत ही क्लियर है दैट वी विल बी ओमेगा इनटू आर। किसी को इसमें कोई डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझ आया सबको कि आर्क इज इक्वल टू एंगल ओवर रेडियस है, तो सर्कुलर मोशन के लिए आर कांस्टेंट रहेगा, सो हम वी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर कर सकते हैं। डन। सर या ये यूनिट क्या होगा इसका? ये किस में होगा? मीटर में पर सेकंड। ये जस्ट लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, और ये किस में होगा? रेडियन पर सेकंड। गुड। बट एक प्रॉब्लम है कि बोथ आर वेक्टर्स, तो एक चीज लिखते हैं, व्हेन v एंड ओमेगा आर वेक्टर्स। क्लियर? तो अगर हम इस फिगर से देखें तो v की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? ओमेगा की डायरेक्शन में। क्लियर? बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो रेडियस है इसे भी हम वेक्टर बोला करते हैं। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर।
तो अगर सोचो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, आपको एक वेक्टर लेके आना है दो वेक्टर से के मल्टीप्लाई से, तो बताओ किस टाइप का मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या चीज आती है? वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर। आती है। so when v and omega are vectors and radius is like position vector and r is like position vector, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो फॉर्मूला लेके आना होगा तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से लेके आना पड़ेगा। मतलब v इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। जनरली पोजीशन के लिए कैपिटल आर की जगह क्या बनाते हैं? स्मॉल आर बनाते हैं। तो आई प्रेफर कि आप लोग स्मॉल आर ही यूज करें यहाँ पर रेडियस के जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि कई बार आपको वैल्यू दे के पूछेगा और कई बार आपको क्या दे के पूछेगा? वेक्टर दे के पूछेगा। तो आपको क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वेक्टर्स के लेक्चर में चैप्टर 2 वेक्टर्स में लेक्चर नंबर 6 पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पर ही है। देखें, लेक्चर नंबर 6 के मिडिल से हमने स्टार्ट किया है कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो वो आपको लेक्चर नंबर 6 एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना, रिवाइज कर लेना है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा ही, बट एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इस चीज़ को लेके। अब कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ, कुछ स्टूडेंट इसको आर क्रॉस ओमेगा लिख देते हैं। करेक्ट है क्या ये करेक्ट है क्या? नहीं नहीं, सर। रॉन्ग, गलत हो जाएगा यार आपका आंसर अगर आपने ऐसे किया। तो अगर आपको आर क्रॉस ओमेगा करना है तो आपको ये पता है कि वेक्टर में ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस है। माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सो ये माइनस यहाँ पे अगर लगा देंगे तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको लिखना है आर क्रॉस तो एक माइनस लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो जरूरत ही नहीं है, याद ही क्या करेंगे ओमेगा क्रॉस आर। समझ आए क्या? अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये करेक्ट है। डन? सबको बातें समझ में आई? ये करेक्ट है सर या? तो फिर वो मतलब पहला थीटा वाला इक्वेशन था ना कि आर हाँ, इज इक्वल टू थीटा, उसमें भी ऐसा नहीं कर सकते क्या? मतलब नहीं उसमें भी उसमें वेक्टर फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं। स्केलर में तो चाहे जिसको जैसे मल्टीप्लाई करो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी लिख सकते हो ना, स्केलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेक्टर फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्मेट कैसे डिसाइडेड है। हाँ सर। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं डेरिवेशन भी आपको समझा देता हूँ। समझा दें क्या? वैसे मतलब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। या तो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप लोग बोल रहे हो तो मैं इसका डेरिवेशन आपको समझा देता हूँ कि हाउ वी केम टू दिस कंक्लूजन कि वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो डेरिवेशन देखें यार सब। हमें क्या फाइंड करना है? लीनियर वेलोसिटी लिखना है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले याद है मैंने बताया था यार वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? डी आर वेक्टर बाई टी टी। ये सबको क्लियर है? अच्छा, आर वेक्टर कैसे लिखते हैं? अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसने लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, अगर उसने टी जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है तो यहाँ तक लेट्स से वो यहाँ तक पहुँच गया और थीटा एंगल उसने कवर किया, ये आर। ठीक है, तो इसका मतलब आर वेक्टर, ये वेक्टर कैसे लिखेंगे वो हम लिखना चाहते हैं विद रेफरेंस टू दिस। तो आर वेक्टर की अगर बात करें तो मैं बता सकता हूँ कि आई कैप में इसका एक कंपोनेंट आएगा, वो होगा आर कॉस थीटा, और वर्टिकल में एक कंपोनेंट आएगा, वो होगा साइन थीटा। तो इसका मतलब वी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? डी आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं?
आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। डन। इसमें किसी को कोई डाउट? आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? अभी देखिए कि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो मैंने सर्कुलर मोशन मानी है ना, तो आर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेक्टर तो बदलेगा ही बदलेगा। तो आर डिफरेंशिएट होगा क्या? नहीं, आर बाहर आ जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा? कॉस थीटा का। डन। सो डिफरेंशिएशन किसका होगा? कॉस थीटा का आई कैप प्लस आर अभी भी बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा? साइन थीटा का। अभी आप सोच रहे होगे यार कि मुझे पता है कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन, फिर भी मैंने तुरंत क्यों नहीं लिख दिया? रीजन है कि ये जो एंगल है थीटा, वो तो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा ना। थीटा वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है थीटा ज्यादा होता जाएगा ना, आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको कॉस को नहीं करना, इसके अंदर टी थोड़े ना है। याद है आपको मैंने बताया था कि अगर आपने डी थीटा किया तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर टी है तो आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा? डी थीटा बाई डी टी। समझ आया क्या? Yes, sir. ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ क्योंकि अगर डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा वो फंक्शन। तो इसका मतलब वी वेक्टर देखो क्या हो जाएगा, आर कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इनटू क्या लिखना पड़ेगा? डी थीटा बाई डी टी। थीटा बाई डी टी। डन। ये हुआ आई कैप प्लस आर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर से लिखना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी, और ये जे कैप। कोई बताएगा डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ये क्या होता है? Omega. ये ओमेगा होता है। गुड। तो इसका मतलब वी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ क्या? अच्छे से देखेंगे, आर माइनस साइन थीटा लोग रह जाएंगे, ओमेगा बाहर आ जाएगा, आर ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा थीटा जे कैप। जे कैप। यार अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये लिखा क्या है एग्जैक्टली आप समझ रहे हो? आपको ये ढूंढ के लेके आना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली लिखा क्या है। तो मैं आपको एक सर्किल बनाकर ये दिखाने का ट्राई करूंगा कि देखो ये क्या लिखा हुआ है। आप देखेंगे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको ये दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि वो जो साथ में आर ओमेगा के आ रहा है वो क्या चीज़ है। देखिए आपको ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर है आर वेक्टर। डन। आर वेक्टर की जगह मैं आर कैप बोल देता हूँ, लेट्स से इट इज अ डायरेक्शन ऑफ आर। ये आर कैप है। तो देखिए डायरेक्शन कैसे होगी, अगर ये थीटा है तो मैं लिखूंगा आपके पास यहाँ पर आर कैप क्या होगा? ये होगा क्या? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। डन। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, सब समझेंगे, अगर मैं एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये किसकी किसकी डायरेक्शन है? ये इसके टेंजेंट की। तो अब इसके टेंजेंट के जरा कंपोनेंट करें, डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंट। आपको पता है ना डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्या करते हैं, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनाते हैं। डन। तो बताओ किस क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट सेकंड थर्ड किस क्वाड्रेंट में है? इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो मतलब इसके कंपोनेंट किस तरफ आएंगे? माइनस आई कैप की तरफ और प्लस जे कैप की तरफ। अब अगर थोड़ी सी मैं मैथ लगाऊं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा। अरे यार क्या कर रहे हो? थीटा ये पैरेलल लाइन है, ये कट कर रही है, ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा ये दोनों एंगल है 90 डिग्री।
क्लियर? तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस तो देखो यार, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर 90 माइनस थीटा था तो ये भी तो 90 डिग्री है ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी तो क्या हुआ? थीटा हुआ ना। तो सबको समझ आया ये चीज कि ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये एंगल कितना है? थीटा है। तो ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा है। तो बताओ यार, टेंजेंट वेक्टर जो इसका टेंजेंशियल वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर क्या आएगा? कॉस थीटा किस तरफ आएगा? जे जे कैप कैप। की तरफ। और माइनस आई कैप की तरफ साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा, ये माइनस आई कैप हो जाएगा, जिसे मैं माइनस पहले लगा रहा हूँ, माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। डन। तो गौर से देखो, ये यही तो लिखा हुआ है टेंजेंट वेक्टर, मतलब मैंने ये प्रूव किया दैट वी वेक्टर इज आर ओमेगा एंड डायरेक्शन इज टी कैप। क्लियर? ये समझ आया? अच्छा, तो इसमें से आप देखो कि ये आर ओमेगा क्या है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये आई कैप क्या है? सॉरी, ये टी कैप जो लिखा हुआ है ये क्या है? डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन। अच्छा, तो अभी मुझे ये पता चल रहा है क्या कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज समझ आती है कि अगर ये रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्लियर, तो इसका मतलब दो परपेंडिकुलर वाली चीजें कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें वो सोचना पड़ेगा ना। डन। तो ये एक कॉमन सेंस से यहां से डिराइव हुआ है क्या कि अगर मुझे पता है कि तीन चीजें मल्टीप्लाई में है, ये एक वेक्टर है इस तरफ, ये एक वेक्टर है इस तरफ, तो थर्ड वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि हमें दो चीजों के मल्टीप्लाई से ये फाइंड करना है, तो हमें पता है ना कि मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अगर हमें आर कैप पता है, वी कैप पता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ओमेगा कैप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। टू द प्लेन। ठीक है, तो यहां से क्लियर होता है कि हमें किस टाइप का क्रॉस प्रोडक्ट चूज करना चाहिए कि ये सिचुएशन रहेगी। तो ये पॉइंट था कि हमें वी क्रॉस ओमेगा से किस तरीके से हमें वी के बारे में डिस्कशन करना है, ये जो वी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। अब दो चीजें होती हैं, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं पहले से ही बता के रखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड सेंस ऑफ ओमेगा। क्लियर? दो चीजें चलती हैं कि ओमेगा का फीलिंग क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर दो वर्ड्स लिखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड सेंस ऑफ ओमेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड सेंस ऑफ ओमेगा। डायरेक्शन जब वो पूछेगा, सेंस मतलब फीलिंग वाला टर्म है। क्लियर? इट इज रिलेटेड टू फीलिंग। देखें कैसे, सपोज एक व्हील है, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है? लेट्स से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या सिचुएशन हो गई? क्लॉकवाइज। क्लियर? सो लेट्स से इसका रोटेशन सर्कुलर मोशन कैसी है? क्लॉकवाइज है। सर्कुलर मोशन कैसी है? क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब कुछ लोग बोल देते हैं कि ओमेगा क्लॉकवाइज है, नहीं, इसका सेंस जो है वो क्लॉकवाइज फीलिंग दे रहा है। क्लियर? तो सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज है, तो ये मैं सेंस ये यहाँ से हटाता हूँ, मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ, सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज का मीनिंग ये है सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज का मीनिंग ये है ओमेगा इज नॉट क्लॉकवाइज।
क्लियर? इट इज जस्ट टू फील कि ओमेगा कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इवन मैं भी आगे बोलूंगा आपसे कि देखो ओमेगा कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ये मत समझ जाना कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा दिया है। क्या दिया हुआ है? फीलिंग ऑफ ओमेगा दिया हुआ है, सेंस ऑफ ओमेगा दिया हुआ है कि ओमेगा कैसा है। सो यहाँ पर मैं पूरा वर्ड लिखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज नॉट क्लॉकवाइज, it does not mean direction of omega is clockwise. क्लियर? अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर? सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल क्या चीज़ है देखें। राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये है कि इफ़ यू कर्ल योर फिंगर्स along the circular motion, you will feel your thumb will point towards the direction of omega. Clear? So right hand thumb rule मतलब है क्या कि fingers, curl of fingers ये क्या होना चाहिए? along the motion. Then thumb क्या डायरेक्शन देगा आपको? ओमेगा की। थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं दो ही एग्जांपल पॉसिबल है, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। अगर सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज हो रही है तो बताओ ओमेगा किस तरफ होगा? इनवर्ड। यस, सो मोशन अगर क्लॉकवाइज है सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वो हो जाएगी इनटू द प्लेन। ये चीज समझना है कि ओमेगा की फीलिंग कैसी है, क्लॉकवाइज है। फीलिंग ऑफ ओमेगा इज क्लॉकवाइज कि व्हील कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो हम राइट हैंड रूल से बताएंगे, और अभी के लिए क्या है, इनटू द प्लेन होगा। अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ओमेगा की जो फीलिंग होगी वो एंटी क्लॉकवाइज है, लाइक मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, बट जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो कहाँ होगा? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वो कैसा होगा? अबव द प्लेन। क्लियर? अबव द प्लेन। इसका मतलब वो जो ओमेगा है इनटू द प्लेन या अबव द प्लेन, वैसे ही क्या होता है, अल्फा का भी डायरेक्शन ऐसे ही होता है। कैसे? देखें, अगर व्हील क्लॉकवाइज घूम रहा है, इंपॉर्टेंट केस है समझे, व्हील क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। मोशन कैसा है मैं लिखता हूँ, मोशन जो है उसका वो है क्लॉकवाइज, और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। तो बताओ अल्फा कितना होगा? अल्फा कितना होगा? 0 ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 जीरो होगा। गुड, अल्फा जीरो होगा। लेकिन लेट्स से नंबर 2, ओमेगा स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। बताओ क्या होगा? अल्फा पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग ओमेगा। ओके, वेरी गुड। सो अल्फा पॉजिटिव का मतलब ये है अलोंग ओमेगा, अलोंग द ओमेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये ध्यान देना है आप लोग को। सो अल्फा पॉजिटिव का मीनिंग क्या है यार, अलोंग ओमेगा। और अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पर हम देखें कि ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब
अपोजिट टू ओमेगा। समझ आया? तो केसेस पे अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन वाइज आपसे पूछ लेता हूँ क्या, कि लेट्स से ये एक सर्कल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबर 1 की डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्या होगी? आउटवर्ड। सबको समझ आया डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब थंब कहाँ पर पॉइंट करेगा आपको? आउटवर्ड। सो क्या होगी? आउटवर्ड। अगर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा आउटवर्ड है, इफ ओमेगा इंक्रीज होगा तो बताओ अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ अल्फा along the omega. अलोंग द Positive ओमेगा, along मतलब the omega. आउटवर्ड। और सोचो वो स्पीड कम हो रही है, उसकी एंगुलर स्पीड, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ Opposite अल्फा to क्या omega. होगा? Opposite to omega. इनटू द प्लेन। Inward. इनटू द प्लेन। तो अभी पॉइंट समझ में आया कि ये लोग रिलेटेड कैसे कैसे इन्हें ध्यान देना है हमें, इनटू द प्लेन या अबव द प्लेन कैसे डायरेक्शन देखना है। तो ये तो सेंस ऑफ डायरेक्शन सबको समझ आया ओमेगा के बारे में। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हमें कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ये तो था मैंने जब बताया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फील आ रहा है। अब सोचो मैंने बोल दिया कि ओमेगा गिवन है। एग्जांपल वाइज देखते हैं कि व्हेन ओमेगा इज टूवर्ड्स ईस्ट, देन ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस, देन in which plane the circular motion is happening? बताएं। तो क्या सिचुएशन है देखें, ये मैं सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। यार अभी क्या हो रहा है कि लेट्स से हम प्लेन बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इनटू द प्लेन हो गया ये जेड एक्सिस। ये क्या है? इनटू द प्लेन है और ये आउट ऑफ द प्लेन। तो ये क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो पहले बताओ अगर ओमेगा एक्स एक्सिस की तरफ है तो सर्कुलर मोशन किस प्लेन में होगी? KZ. समझ आया? वाई जेड प्लेन पे होगी ना, क्योंकि ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। सो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ओमेगा एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसका मतलब प्लेन क्या होगा? किस प्लेन में मोशन हो रही होगी? वाई जेड प्लेन में। ओके, सो मोशन जो हो रही होगी वो वाई जेड प्लेन पे हो रही होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर सर्कल बना सकता हूँ। तो ये मैंने सर्कल यहाँ पर बना दिया। सर फिर से बताइए। हाँ ओके, देखिए हमने बताया कि यार ओमेगा कहाँ होता है, अगर इस प्लेन में सर्किल हो रहा है तो ओमेगा इनटू होगा या फिर आउट होगा। ठीक है, अच्छा ये सिंबल आपको पता है इनटू और आउट के? इनटू द प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से और आउट ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डॉट से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ओमेगा होगा वो इनटू द प्लेन होगा, उसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर जो ओमेगा होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, उसको इस तरीके से डॉट से लिखेंगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग याद रखेंगे। वैसे मैंने शायद वेक्टर्स में बताया ही होगा। तो ये कह रहा है कि ओमेगा है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, क्वेश्चन में ईस्ट की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो हमें पता है ओमेगा तो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। तो इसका मतलब ये कि अगर ओमेगा ऑलरेडी इस तरफ है, अगर ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि ओमेगा एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ मोशन क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए ना।
क्योंकि हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। सबको समझ आया प्लेन ऑफ मोशन क्यों बदलेगा? क्योंकि ओमेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब राइट हैंड रूल से बताओ कि मोशन कैसी हो रही होगी अगर ओमेगा एक्स की तरफ है। मोशन एक्स की तरफ से देखे तो क्लॉकवाइज दिखेगी या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज? क्या बात कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ओमेगा इस तरफ है भाई, यार क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब मोशन कैसी हो रही है? अगर थंब इस तरफ है तो कर्ल बाहर की तरफ आएगा ना, इस तरीके की मोशन हो रही होगी। समझ आया कि नहीं? तो अगर ओमेगा इस तरफ है इसका मतलब मोशन कैसे हो रही है? इस तरफ हो रही है। फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर देखे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। समझ आया सबको कैसे इस चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉपर कि ओमेगा और इनमें रिलेशन क्या है, कैसे हमें इनकी डायरेक्शन के बारे में ध्यान देना है। तो ये तो वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ रहेगा? अगर मैं टॉप पॉइंट पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन ऐड करूं, डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर at its topmost position. ओके, ये समझने से पहले मैं इस क्वेश्चन में समझ में आऊंगा कि वेलोसिटी हमेशा किस तरफ होती है? टेंजेंट की तरफ। तो बताओ इस क्वेश्चन पर वेलोसिटी किस तरफ होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे? ये टॉप है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टेंजेंट कैसा होगा? ये होगा ना। किसी को कोई डाउट वी वेक्टर में? नो सर। ये होगा इस तरफ, ये होगा वी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टेंजेंट तरफ रहेगी। तो यहाँ पर देख के तो टेंजेंट किस तरफ आएगी? पॉजिटिव जेड की तरफ। समझ आया ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? किस तरफ होगी वेलोसिटी कैप? ये होगा पॉजिटिव जेड एक्सिस। समझ आया क्या? यस सर। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को जज कर सकते हैं कि कैसे हमें ध्यान देना है डिफरेंट ओमेगा में और इनमें रिलेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्शन रिलेटेड आज हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है कि डायरेक्शन किस तरीके से बदल सकती है। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम रिलेशन डिस्कस करना चाह रहे थे कि ये वी और ओमेगा में रिलेशन क्या है। तो एक तो बड़ा सिंपल रिलेशन है, दूसरा भी बड़ा सिंपल रिलेशन है, तीसरा हमने उसकी डायरेक्शन की बात कर ली। इसके बाद नेक्स्ट हमें बात करना है एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो थर्ड वाला है हमारा एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग जाते हैं, क्या लिखा हुआ है हमने? डायरेक्टली हमने लिख दिए हुए थे जो रिलेशंस है। ये फर्स्ट है एंगल एंड आर्क रिलेशन, ये सेकंड है v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन, और ये वाला थर्ड है कि एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड रहेगा। तो एट द एंड अगर हम देखें तो चीज़ों में मतलब फॉर्मूले में वो वही आएगा, मतलब वैसे ही हमें रिलेट करना है, एक्सेलरेशन को भी वैसे ही रिलेट करना है। तो हमें क्या पता था कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर था, अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए। डन। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, देन dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। तो बताओ इसे क्या लिख सकते हैं? अल्फा आर। और इसे क्या लिख सकते हैं? ए। तो ये क्या है एग्जैक्टली बताओ, डीवी बाई डी टी क्या है? स्केल एक्सीलरेशन। नहीं नहीं, इसे अगर हम बोले तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ना। यस। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्यों? क्योंकि ये तो स्केलर लिखा हुआ है ना, वेक्टर नहीं कर रहे हैं हम, अभी क्या कर रहे हैं? स्केलर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ए नेट होगा क्या? नेट होगा क्या ये? रॉन्ग। क्यों? स्पीड चेंज को हम सर्कुलर मोशन में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को
अरे नेट एक्सेलरेशन होता है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड? स्पीड मतलब सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एटी टेंजेंशियल। क्लियर? तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए कि स्पीड मतलब कौन चेंज कराता है सर? टेंजेंशियल। तो ए नहीं होता आर अल्फा, कौन होता है आर अल्फा? सिर्फ AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। डन? समझ आया सबको? तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि A इज इक्वल टू आर अल्फा मत लिख देना। क्या लिखना होता है? AT इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर हमें नेट एक्सीलरेशन चाहिए तो हमें क्या लिखना चाहिए? पूरा V वेक्टर लिखना चाहिए। समझ आया? अगर हमें नेट एक्सीलरेशन चाहिए A नेट, तो हमें क्या किसको डिफरेंशिएट करना चाहिए? वेक्टर को। समझ आया क्या? ये बात यहाँ पे समझ आई आपको? मैं पहले भी लिखा चुका हूँ सारी चीजें। तो देखिए नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, आपको याद है? किसी को याद है वेलोसिटी वेक्टर क्या था? आर ओमेगा फिर ब्रैकेट में, किसी को याद है? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा j कॉस थीटा जे कैप। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि टाइम के साथ साथ आर बदल रहा है क्या? नहीं, बट ओमेगा तो बदलेगा ना, ओमेगा तो चेंज होगा ही। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब डिफरेंशिएट बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। अगर ए नेट चाहिए आपको तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कि आर तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, आर डिफरेंशिएट नहीं होगा। डिफरेंशिएट कौन होगा? ओमेगा इंटू साइन थीटा। डन? आर माइनस अलग लगा लेते हैं, ये हो गया आई कैप। ठीक? प्लस आर इंटू डी ऑफ डी टी, ओमेगा इंटू साइन की जगह क्या हो जाएगा अब इस बार? कॉस थीटा जे कैप। तो ये सबको समझ आया कि ये डिफरेंट कैसे है? क्लियर? नेट एक्सेलरेशन कैसे आएगा? डिफरेंट आएगा। अच्छा, अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करूं तो देखो ओमेगा भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। आपको पता है ना, दो वेरिएबल होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन? यस सर, मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा v इंटू यू। अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है तो v इंटू डी यू बाई डी टी प्लस u इंटू डी वी बाई डी टी। अगर हमें डिफरेंशिएट करना है ऐसे किसी प्रोडक्ट को तो मल्टीप्लिकेशन रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? फिर से देखें, आर विल रिमेन एज इट इज माइनस आर विल रिमेन एज इट इज। आई कैप भी चाहिए तो पहले ही लगा लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं। पहले क्या करेंगे? ओमेगा इंटू किसका डिफरेंशिएट करेंगे? साइन का, साइन थीटा का। प्लस फिर साइन थीटा को रखेंगे, किसका डिफरेंशिएट करेंगे? ओमेगा का। समझ आ गया यार सबको? प्लस आर इंटू जे कैप करेंगे और वही चीज करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू किसका डिफरेंशिएशन? कॉस थीटा का। और फिर कॉस थीटा लिखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन? ओमेगा का। तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले जैसे। देखो नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। ये मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ आपको कि जो फॉर्मूले आते हैं वो कैसे आते हैं नेट एक्सेलरेशन एग्जैक्टली। आपको तो पता है ना नेट एक्सेलरेशन कैसे आता है? नेट एक्सेलरेशन होता है ए एन या ए सी प्लस ए टी। याद है ना? हम अभी ये चीज प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं। ओमेगा रहेगा एज इट इज, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू थीटा का क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो डी थीटा बाई डी टी आएगा इसी को तो हम क्या कहते हैं? ओमेगा। ओमेगा कहते हैं। ठीक है? प्लस यहाँ पे साइन थीटा तो रहेगा ही, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या बन जाने वाला है? बताएं। ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखते हैं? अल्फा। अल्फा। समझ आया सबको?
ठीक। अच्छा, ये तब है जब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये, ठीक है, आई कैप और प्लस आर जे कैप रहेगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं जल्दी से, ओमेगा विल रिमेन एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी को फिर से अपन ओमेगा लिखने वाले हैं, प्लस कॉस थीटा और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखेंगे, अल्फा। तो यार आप देखो कि अल्फा आपको दो जगह मिल रहा है ना, आपको अल्फा दो जगह मिल रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अल्फा वाली चीजें अलग कर ली और बाकी वाला पार्ट अलग कर लिया। तो नेट एक्सेलरेशन आप देखिएगा क्या है। सो नेट एक्सेलरेशन देख लेते हैं, माइनस आर आई, अब ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस बन जाएगा। सो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, देन प्लस आर इंटू जे कैप इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये हुआ एक पार्ट, प्लस ये माइनस आर आई कैप इंटू साइन थीटा इंटू अल्फा, प्लस आर इंटू जे कैप इंटू कॉस थीटा इंटू अल्फा। ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन। तो एक बार मैं इसे और अच्छे से लिखूंगा, देखें यहाँ से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, और ये वेक्टर अंदर लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, डन। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, अल्फा आएगा, आर आएगा, आर इंटू अल्फा, और अंदर क्या बचेगा, वही माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब देखो दोनों का ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन है क्या, ये वेक्टर अभी आपको याद है थोड़ी देर पहले, ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर, पोजीशन, टेंजेंट, हाँ, कॉस थीटा माइनस आई कैप, मतलब ये थीटा जो है ये आर वेक्टर है क्या, नहीं, आर वेक्टर का अपोजिट है। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, आप देख रहे हो, ये नेगेटिव का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, बाहर माइनस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन अल्फा वाला है, अच्छा वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, दोनों को प्रॉपर माइनस कर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये वेक्टर तो हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये क्या है, कौन सा वेक्टर है, टेंजेंशियल वेक्टर, क्लियर। तो ए नेट जो है वो होगा आर ओमेगा स्क्वायर, और ये आर वेक्टर है क्या, ये आर कैप जैसा है क्या, ये आर कैप जैसा नहीं, आर कैप का जस्ट अपोजिट है ये, समझ आया। अगर आप इसे देखोगे तो ये एग्जैक्टली आर कैप का अपोजिट है, बट आर कैप कैसे लिखते हैं हम, मैं लिख के दिखाता हूँ, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक है यार, यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, कुछ मिस्टेक की क्या हमने डिफरेंशिएशन में देखे, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ पर हमने मिस्टेक की, ये माइनस साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका माइनस हमने लिया, मतलब यहाँ पर एक माइनस और आना चाहिए, वही हम देखना चाह रहे थे कि ये बिल्कुल आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा आर कैप है, बट उसका अपोजिट है। तो ये हो गया हमारा पूरा आपका प्रूफ, क्या कि देखो नेट एक्सेलरेशन में आप देखो क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है, देखिएगा नेट एक्सेलरेशन में क्या मिलेगा, ये जो आर ओमेगा स्क्वायर है, ये दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन, ए एन, और दूसरा नेम क्या है इसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब AC भी लिखते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू आर कैप। तो आर कैप का एरो हमेशा कहाँ होता है, बाहर की तरफ, मतलब इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्स। इनवर्स। तो ये है आर कैप, और रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया ये हुआ माइनस आर कैप। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखता हूं मैं। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है AC का, देखें AC का फॉर्मूला क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। डन। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं V के टर्म्स में, V/R लिख सकते हैं। अरे V इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा था ना अभी, यस सर। ठीक है, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/R। ये थोड़ा सा फास्ट एकदम आज के लेक्चर के बाद पूरा याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको याद रहें। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V²/R। कुछ याद आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं प्रूव करूंगा कि AC का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, और एक फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में लीनियर स्पीड दी है या एंगुलर स्पीड दी है। डन, समझ आया। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी, ये आर अल्फा क्या है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, दिख रही है डायरेक्शन, तो दिस बिकम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ आया, टेंजेंशियल वर्ड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज along the tangent, tangential acceleration, और इसलिए इसे क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AT से। क्लियर। और डायरेक्शन कहाँ होती है, डायरेक्शन इज along द टेंजेंट। क्लियर। और फॉर्मूला क्या हो गया AT का, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, आर अल्फा। समझ आया कि AT का पूरा फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ AT का होता है आर अल्फा। पूरे A को आर अल्फा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि उसमें AC भी रहता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर साइड पे लिखूं कि A वेक्टर अगर हमें पूरा लिखना है तो वो क्या है, AC या AN बोल सकते हैं प्लस AT वेक्टर। समझ आया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ प्रूफ था, ये सिर्फ डेरिवेशन हम सीख रहे थे कि नेट एक्सेलरेशन में कैसे दो दो चीजें रहती हैं। डन। तो आप लोग को ये चीज थोड़ा माइंड में रखना है कि नेट एक्सेलरेशन में कैसे दोनों चीजें रहती हैं। कल याद करने के लिए अगर मैं बताऊं तो सिर्फ आपको ये रिलेशन याद रखने यार, ये रिलेशन जो नंबर्स हैं ये याद रखने, ये काफी है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, बस इतना याद रखा। ओमेगा का डायरेक्शन वगैरह कैसा होता है उतना याद रखा तो काफी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेम सिनेरियो पे काइनेमेटिक्स कैसे यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करनी है, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे। ओके, चले आज के लिए फिर इतना काफी है। कुछ डाउट रहता है तो कल हम डिस्कस कर लेंगे उसको। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय। Hi, sir. Take care. Thank you.